नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। देखिए, पंजाब की सियासी हवा अगर खालिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों की तरफ घूम रही है तो उत्तर प्रदेश में सियासी रण क्षेत्र अखिलेश यादव का गढ़ बन गया है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होने जा रहा है उसमें वो इलाके भी हैं जिसे समाजवादी पार्टी का किला माना जाता रहा है। ये इलाके अखिलेश यादव को अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में मिले हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब 5 साल बाद अखिलेश के लिए चुनौती सिर्फ सरकार को बनाने की या सरकार में वापसी की नहीं है, बल्कि विरासत में मिले किले को दोबारा जीतने की भी है। और शायद इसीलिए अखिलेश खुद उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं ताकि अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी का मौसम दुरुस्त करने की कोशिश हो सके। वो करहल से मैदान में है, लेकिन बीजेपी अपने जीते हुए किले को बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, पूरी ताकत झोंकती है। करहल में उसने पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। आज करहल में बीजेपी के लिए वोट मांगने खुद अमित शाह पहुंचे। अखिलेश के लिए वोट मांगने उनके पिता मुलायम सिंह मंच पर आ गए। इससे समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक नया चुनावी करंट दौड़ने लगा है, जिसका पावर एनालिसिस हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये नेताजी का क्षेत्र रहा है जहां समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जैसे कि अखिलेश ने कहा, यूपी की तीसरी जंग में समाजवाद का वो किला भी दांव पर है जो मुलायम सिंह परिवार की दशकों से कर्मठ भूमि रही। माननीय नेताजी पधार चुके हैं, जिसका जन्म कौम है, उसका नाम मुलायम है। यही वजह है कि मुलायम सिंह खुद उम्र के बंधन को तोड़कर प्रचार के मैदान में उतर आए हैं। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी वोट से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। यूपी में रविवार को तीसरे दौर का मतदान हो रहा है और इसमें वो इलाका भी शामिल है जो मुलायम परिवार का पुश्तैनी गढ़ कहा जाता है। इसी इलाके की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इस दांव का एक मकसद ये भी है कि उस पुश्तैनी गढ़ को बीजेपी से वापस लिया जाए जो 2017 में बीजेपी के पास चला गया था और अखिलेश इसे बचा नहीं पाए थे। करहल की लड़ाई में अखिलेश के उतरते ही बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर ये साफ कर दिया कि वो अखिलेश की जबरदस्त घेराबंदी करेगी। इसी रणनीति के तहत अमित शाह खुद करहल पहुंचे। अखिलेश भी अपने पिता मुलायम सिंह को स्टेज पर लेकर आए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी आसमान पर पहुंच गया। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। ये भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का दारोमदार अखिलेश के ही कंधे पर है। पूरे यूपी में वही प्रचार में जुटे हैं। लेकिन जब अखिलेश की खुद की परीक्षा की बारी आई तो मुलायम सिंह पिता का फर्ज निभाने मैदान में उतर आए। मंच पर अखिलेश ने पिता के पैर छुए और माइक संभाला तो बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। बाद में मुलायम सिंह ने अखिलेश के लिए बैटिंग भी की, लेकिन अमित शाह ने इसे हार का डर करार दिया। अखिलेश को भारी वोट से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। जहाँ राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अमित शाह जिस करहल में एसपी सिंह बघेल के लिए वोट का आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो कभी मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। मुलायम ही उन्हें राजनीति में लेकर आए, लेकिन बाद में जब दोनों के विचार टकराए तो बघेल ने हाथी की सवारी कर ली और अब कमल के
खेमे में हैं। कई बार बीजेपी ने उन्हें मुलायम परिवार के खिलाफ उतारा और अब तो वो मुलायम के बेटे के खिलाफ ही चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। बीजेपी ने बघेल को उतारकर करहल को अखिलेश के लिए नंदीग्राम बनाने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ का जातीय समीकरण ही जीत हार तय करता है। करहल की कुल मतदाता 3.5 लाख है, जिनमें यादव मतदाता 1.25 लाख है और मुस्लिम की संख्या 18,000 के करीब है। एससी समाज का 30,000 वोट है और शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000 है और ब्राह्मण 16,000 है, जबकि लोधी और वैश्य के 30,000 वोट हैं। यानी यादव वोट बैंक यहाँ निर्णायक है। इसीलिए बीजेपी परिवारवाद का तीर चलाकर अखिलेश के वोट बैंक में सेंध लगाने का दाव चल रही है। लेकिन अखिलेश परिवारवाद के तीर को अपने जाति कार्ड से मारने की कोशिश कर रहे हैं। एएसपी पार्टी है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी। एसपी के 2 सूत्र है, एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था। पहले और दूसरे चरण में भाईचारा की बात करने वाले अखिलेश यादव तीसरा चरण आते आते जाति का राग बुलंद करने में लग गए हैं, क्योंकि अब चुनाव उस इलाके में है जहां अखिलेश यादव के 85 और 15 के फॉर्मूले का टेस्ट होना है। क्योंकि इसी इलाके में 2017 में बीजेपी ने इस फॉर्मूले को फेल करके अखिलेश यादव के दशकों पुराने समाजवादी लैंड पर कब्जा कर लिया था। इसलिए हम कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए चुनौती बड़ी है। अपनी विरासत को फिर से हासिल करने की चुनौती है, वो विरासत जो उन्हें समाजवादी के गढ़ के रूप में अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिली थी। लेकिन 2017 के नतीजे बताते हैं कि इस किले पर कमल का कब्जा हो गया था। यूपी में समाजवादी के गढ़ वाले जिलों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर फिरोजाबाद है, जहां की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया। मैनपुरी में अखिलेश को थोड़ी कामयाबी मिली, यहां 4 सीटों में 3 पर साइकिल दौड़ी थी। एटा की 4 सीटों पर 2017 में कमल खिला। कासगंज की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज करवाई। कन्नौज की 3 सीटों में 2 बीजेपी को मिली थी। इटावा की 3 सीटों में सिर्फ 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी और 2 बीजेपी के खाते में गई थी। औरैया की 3 सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी। 2017 में समाजवादी पार्टी के गढ़ की 25 सीटों में सिर्फ 6 सीटें अखिलेश को मिली और बाकी 19 पर कमल खिला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी जाति के उस समीकरण को तोड़ने में कामयाब रही थी जिसके दम पर मुलायम सिंह ने यह किला बनाया था। अब अखिलेश जाति कार्ड से उसी को पाने की फिराक में है और कोशिश में है, लेकिन बीजेपी इस किले के सबसे मजबूत पिलर यादव वोट बैंक को तोड़ने में लगी है। देखिए कैसे। जब इनको मौका मिला था तब अपने खानदान के अलावा किसी के बारे में सोचे ही नहीं, गरीबों का न हड़प करके। इसलिए धीमे धीमे सब बेच दे रहे हैं जिससे आरक्षण से हमें नौकरी और रोजगार न मिल पाए। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो अपमान किया है, सम्मान बचाने का भी चुनाव है। अखिलेश बीजेपी की चाल को समझ भी रहे हैं और इसे लेकर शुरू से सतर्क भी हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने हथियार से एक दूसरे को पस्त करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने अपना पहला हथियार चलते हुए उनके यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अखिलेश परिवार बनाम यादव समुदाय करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश ने चाचा शिवपाल को छोड़कर परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया। बीजेपी बार बार परिवारवाद का आरोप लगा रही है। इससे बचने के लिए अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल तक को प्रचार में नहीं उतारा। बीजेपी की कोशिश गैर यादव वोट बैंक को एकजुट करने की है। जवाब में अखिलेश बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी 80 बनाम 20 की बात करके ध्रुवीकरण को भी आजमाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अखिलेश बहुत कम मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं और पार्टी के नेताओं की बयानबाजी बंद करवा चुके हैं। साफ है, अखिलेश इस चुनाव में पूरी ताकत तो लगा रहे हैं और वो इसके लिए कोई हथियार नहीं छोड़ रहे हैं। करहल में जब अखिलेश ने अपने लिए वोट मांगा तो मुलायम सिंह के चरखा दाव की भी याद दिलाई। चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव पहलवान हुआ करते थे। कुश्ती में उन्होंने अपने से लंबे कद के पहलवानों को चरखा दांव से चारों खाने चित कर दिया करते थे। राजनीति में आए तो उनके कई सियासी दाव पेंच भी चरखा दांव कहलाए। कई चुनाव हार चुके कांशीराम इटावा से मुलायम सिंह यादव के समर्थन से ही पहली बार सांसद बने और फिर 2 साल बाद बीएसपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसे भी चरखा दांव ही कहा जाता था। यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। हालात एक बार फिर से खराब होने लगे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊं उससे पहले ये बात आपको बता दूं कि पंजाब के सीएम के बयान से एक तनाव बढ़ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान से बात इतनी बढ़ गई है कि न सिर्फ उन्हें इस पर सफाई देनी पड़ रही है बल्कि खुद प्रियंका गांधी को उनके बचाव में उतरना पड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरी बीजेपी ने चन्नी के बयान को चुनावी मुद्दा बनाया है। यूपी की चुनावी रैली में इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त प्रहार हो रहे हैं। बिहार में तो बीजेपी की तरफ से चन्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज करवा दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई चन्नी का ये बयान यूपी बिहार वालों के लिए था या फिर सियासत पर बैठने की कोशिश करने वाले बाहरी नेताओं के लिए था। सवाल जो भी है, चन्नी जिस पद पर मौजूद हैं वहां इस तरीके का बयान देकर चौतरफा घिरे जरूर हैं। अरे मैं देखता हूं कौन रोकता है उत्तर प्रदेश वालों को, कोई नहीं रोक सकता। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिहार से दिल्ली से पहले आगे से राज करने पढ़ली कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। एक पुरानी कहावत है, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं होते। ऐसा ही कुछ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हुआ। यूपी बिहार वालों पर बयान दे दिया। बयान पर जब विवाद बढ़ा तो सफाई दे रहे हैं। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। चन्नी अपनी सफाई में जो कह रहे हैं क्या वाकई ऐसा है? इसे समझने के लिए चन्नी का कल का बयान सुनना बेहद जरूरी है। बिहार से दिल्ली से पहले आगे से राज करने पढ़ली। चरणजीत सिंह चन्नी ने ये जो बयान दिया था उससे तो यही लगा कि वो यूपी और बिहार से पंजाब आने वालों की बात कर रहे थे। पंजाब में यूपी और बिहार से आकर काम करने वालों की तादाद हजारों में है, इसलिए विवाद तो होना ही था। विरोधी पार्टियों की तरफ से उनके बयान को तूल देना ही था। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि सीएम चन्नी यूपी बिहार से पंजाब जाकर काम करने वालों के खिलाफ बयान क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ से पलायन करके पंजाब जाने वालों को पंजाब की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो पंजाब में राज करने नहीं, सिर्फ काम करने जाते हैं। यही बात कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं। चन्नी का बचाव करते हुए कन्हैया कह रहे हैं कि बयान यूपी बिहार वालों के लिए नहीं था। हम स्पेशली दिल्ली से जो लोग आए हैं और यहाँ राज करना चाहते हैं, पंजाब की राजनीति में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं कि आगे भगवंत मान साहब को रखते हैं लेकिन मौका केजरीवाल के नाम पे मांगते हैं, हम उनके खिलाफ ये बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी बिहार के लोग काम की तलाश में कुछ दशक पहले मुंबई भी गए थे।
अब इन्हीं में से कुछ महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नाम हैं, फिर वो चाहे संजय निरुपम हो, कृपाशंकर सिंह हो या अबू आजमी हो। इसीलिए आगे चलकर पंजाब में ऐसा नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। पंजाब में माइग्रेट होकर आने वालों का सिलसिला 70 के दशक से शुरू हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब के उद्योग 80% प्रवासी कामगारों पर निर्भर हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दूसरे राज्यों से करीब 25 लाख लोग पंजाब में माइग्रेट हुए। पंजाब में आए प्रवासियों में सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। पंजाब में बिहार और यूपी से प्रवासियों की जो संख्या है वो 11 लाख है। इसीलिए जब पंजाब के सीएम ने यूपी बिहार पर बयान दिया तो यूपी में हो रही चुनावी रैली में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक चन्नी पर हमला करने से नहीं चूके। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता मित्रों, कोई हो नहीं सकता। अरे मैं देखता हूं कौन रोकता है उत्तर प्रदेश वालों को, कोई नहीं रोक सकता। अगर राहुल गांधी अमेठी से हारकर दक्षिण में न गए होते तो ये बोलने की हिम्मत होती क्या? भाई बताओ, होती क्या? अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि चन्नी का यूपी बिहार पर दिया गया बयान सेल्फ गोल साबित होता है या तुरुप का इक्का, क्योंकि विवाद इतना बढ़ चुका है कि चुनाव पर इसका असर जरूर होगा। चन्नी को अपने इस बयान का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। चन्नी को फायदा ये होगा कि पंजाबी प्राइड का संदेश देकर उन इलाकों में ध्रुवीकरण कर पाएंगे जहां प्रवासी वोटर ज्यादा हैं। सख्त बयान से अपनी कमजोर और लचीली छवि दमदार दिखा पाएंगे। बाहरी लोगों को पंजाब की सियासत पर हावी नहीं होने देंगे। वहीं नुकसान की बात करें तो बड़े शहरों में मौजूद प्रवासी वोटर में चन्नी के खिलाफ नाराजगी बढ़ेगी। बयान से प्रवासी कामगारों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ेगा। चन्नी की साधारण आदमी की छवि को धक्का लगेगा। प्रवासियों का ज्यादा वोट कांग्रेस के साथ था, लेकिन अब उनके बयान से छिटक सकता है। पंजाब में भाईचारे और सौहार्द के अक्स को बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर विश्लेषण तो यही बता रहा है कि चन्नी को अपने बयान से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन असल तस्वीर 10 मार्च को नतीजे आने के बाद साफ होगी। ये तो राजनीतिक युद्ध है, लेकिन जो असल का युद्ध है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है कहा जा रहा है। कल तक ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध टल गया है। आज जो नई जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रूस अभी भी यूक्रेन के बॉर्डर से पीछे नहीं हटा है, बल्कि रूस ने अपने 7000 सैनिक और भेज दिए हैं। दावा अमेरिका कर रहा है और यूके भी, दोनों की तरफ से ये किया जा रहे दावे हैं। उधर रूस को कूटनीतिक तौर पर घेरने के लिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंच गया है। रूस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई मकसद या ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन पश्चिमी देश रूस पर विश्वास करने को राजी नहीं हो रहे हैं। बुधवार को यूक्रेन में राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलिडे था, क्योंकि यूक्रेन वासी दुनिया के सामने अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसीलिए इस फुटबॉल स्टेडियम में सैकड़ों लोग करीब 650 फीट लंबा यूक्रेन का फ्लैग पकड़े हुए मार्च कर रहे हैं। हजारों यूक्रेन वासी अपने परंपरागत कपड़ों में ऐसे ही अपना राष्ट्रगान गा रहे थे। यूक्रेन को ये डर था कि रूस हमला करेगा, इसीलिए इस एकता का प्रदर्शन किया। लेकिन रूस ने तो दावा किया था कि वो यूक्रेन की सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या घटा रहा है। इसके बाद दुनिया को आस बंधी थी कि ये जंग अभी नहीं होगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक ऐसा दावा हुआ जिसके बाद रूस और यूक्रेन में जंग के आसार फिर नजर आ रहे हैं।
अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ने 7,000 सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया है और ये भी आरोप है कि इनमें से बहुत से रशियन सैनिक बुधवार को ही यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे हैं। Our analysis is that the invasion, an attack, could start at any moment. We've been saying that for some time now. We're not going to get into precise timeframes, but the fact remains, and we've communicated this very clearly to our partners, to our allies across Europe and beyond, that the Russian Federation has in place now what it would need to undertake an attack against Ukraine. अमेरिका के इन आरोपों पर रूस की तरफ से जवाब भी आया। रूस ऐसे दावों से इनकार कर रहा है। वो अभी भी यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा। पहले तो इसमें कोई तथ्य नहीं है कि कोई आक्रमण हो रहा है। दूसरा, पश्चिमी मीडिया में हम इस मामले पर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो फर्जी खबरें हैं। ये कैसे हो सकता है? हमें युद्ध को आतुर देश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा यूरोपीय युद्ध होने वाला है। हम दोनों देशों में भले ही कोई संबंध न हो, लेकिन दोनों ने एक साथ इससे इनकार किया है। अमेरिका और यूरोप को अभी भी ये लगता है कि यूक्रेन पर मंडराने वाला खतरा अभी टला नहीं है और यूरोप की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता खतरे में है। इसीलिए अमेरिका ने भी नाटो सेनाओं के समर्थन में अपने और सैनिक रवाना कर दिए हैं। ये अमेरिका की 101 एयरबॉर्न डिवीजन की तस्वीरें हैं जो यूरोप के लिए रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी सेना की 18th एयरबॉर्न कोर पहले से ही इस इलाके में तैनात है। अमेरिका ने नाटो देशों की मदद के लिए यूरोप के हजारों सैनिकों को तैनात किया हुआ है, लेकिन ये ऐलान भी किया है कि वो यूक्रेन के अंदर अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा। पश्चिमी देशों का ऐसा अनुमान है कि रूस ने यूक्रेन को तीनों तरफ से यानी पूर्व, उत्तर और दक्षिण से 1.5 लाख सैनिकों द्वारा घेर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये संकेत दे चुके हैं कि वो इस संकट से निपटने के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोज रहे हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो इस संकट को कूटनीति से हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हर कोई ये चाहता है कि हो जाए, हल हो जाए ये संकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।